कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक शहर से, जहां हमें हिबिकी नाम का एक लड़का दिखता है। वो असल में एक मैकेनिक था, तो हर दिन की तरह वो अपनी मोटरसाइकिल चलाकर घर से काम के लिए निकलता है। पर कुछ देर बाद जब वो एक फ्लाईओवर के नीचे से अपनी गाड़ी चलाकर आ रहा था, ठीक तभी वहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो तुरंत बेहोश होकर फ्लाईओवर के नीचे ही पड़ा रहता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो करीब लगातार 3 दिन वहीं पड़ा रहता है। लेकिन खुशकिस्मती से उसके पास कुछ पैकेट वाला खाना था, जिसे खाकर वो किसी तरह अपने इस एक्सीडेंट के टाइम को काट रहा था। मगर सबसे दुख की बात यह है कि इन 4 दिनों में कोई भी ब्रिज के नीचे से नहीं गुजरा और उसे इस हालत में किसी ने देखा भी नहीं, जिसकी वजह से अब तक उसे वहां से रेस्क्यू नहीं किया जा सका। खैर, जब वहां उसके 4 दिन गुजर जाते हैं तब वो थोड़ा ठीक महसूस करता है, और जब वो किसी तरह उस ब्रिज के नीचे से बाहर निकलता है तो देखता है कि चारों तरफ जैसे एक अलग ही दुनिया है। सब कुछ एकदम खाली पड़ा है, आसपास कोई नहीं है, और ऐसा शांत माहौल उसने कभी नहीं देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, रास्ते में जगह जगह कूड़े कचरे के साथ खून के धब्बे भी पड़े हैं। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ जैसे कोई भारी तबाही हुई है, यहाँ तक कि दुनिया के लोग जैसे गायब ही हो गए हैं। ये सब देखकर हिबिकी एकदम हैरान हो जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और आसपास देखता है कि कोई इंसान है या नहीं, लेकिन कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि आसपास कहीं भी किसी से कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि आसपास तो कोई इंसान ही नहीं था। यहाँ हिबिकी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब पूरी दुनिया में वो अकेला ही जिंदा बचा है। हिबिकी मन ही मन सोचने लगता है कि इन 4 दिनों में दुनिया को क्या हो गया कि आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। ये सब सोचते हुए वो डर के मारे दौड़ने लगता है। जब वो अपने गैराज पहुंचता है तो देखता है कि वहां आसपास बहुत से लोग मरे पड़े हैं और उनके चेहरे डरावने हो चुके हैं। ये देखकर हिबिकी बहुत डर जाता है। साथ ही उसे अंदर के कमरे से कुछ अजीब तरह के खाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हिबिकी जब तेजी से उधर जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका बॉस एक लड़की के शरीर का मांस चबा चबा कर खा रहा था। हिबिकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसा खौफनाक मंजर उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। वैसे भी हिबिकी का बॉस बहुत ही अच्छा इंसान था। उससे हिबिकी ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हिबिकी जब अपने बॉस को आवाज देता है तो उसका बॉस बड़ी भयानक तरीके से उस पर झपट पड़ता है। हिबिकी का बॉस अब उसे खा जाना चाहता है, लेकिन हिबिकी किसी तरह खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। इसके बाद वो उसे जल्दी से एक कमरे के अंदर बंद कर देता है ताकि उसका बॉस उस पर दोबारा अटैक न कर सके। लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं होता, क्योंकि तभी वहाँ हिबिकी के दूसरे साथी आ जाते हैं। उनकी हालत भी बिल्कुल बॉस जैसी ही थी और वे हिबिकी पर हमला करने आ रहे थे। ये सब देखकर हिबिकी समझ जाता है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, पक्का इनके साथ कुछ हुआ है। इसलिए वो फौरन दौड़कर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से भागना चाहता है। लेकिन तभी उसके कलीग्स अजीब तरीके से उसकी गाड़ी पर आकर गिरते हैं। उन सबके चेहरे बहुत ही डरावने हो चुके थे। असल में इस शहर का हर इंसान अब ज़ोंबी बन चुका है। अचानक पूरे शहर में एक खतरनाक ज़ोंबी वायरस फैल गया था, और क्योंकि ये एक छुआछूत वाला वायरस था, इसलिए जब भी कोई ज़ोंबी किसी इंसान पर अटैक करता वो भी ज़ोंबी बन जाता। इसी तरह शहर का हर इंसान ज़ोंबी बन चुका था। चूंकि हिबिकी ब्रिज के नीचे एक्सीडेंट की वजह से फंसा हुआ था, इसलिए खुशकिस्मती से वो इस वायरस से बच गया। इसके बाद हिबिकी जैसे तैसे गाड़ी चलाकर अपने घर वापस आता है। उसकी बॉडी की हालत भी बहुत खराब थी, क्योंकि एक तो वो एक्सीडेंट की वजह से काफी कमजोर हो गया था और ऊपर से ज़ोंबीज के चक्कर में पड़कर उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। तो घर वापस आकर हिबिकी सबसे पहले हर जगह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, जिससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। असल में कुछ ही दिन पहले उन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि हिबिकी ने अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए एक बहुत खूबसूरत डायमंड रिंग भी खरीद रखी। हिबिकी उस अंगूठी को साथ लेकर अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में निकल पड़ता है। बाहर निकलकर हिबिकी किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसे काफी चोटें आई थीं। पर बदकिस्मती से उसे कोई इंसान नहीं मिलता, बल्कि 2 खौफनाक ज़ोंबी उसे देख लेते हैं और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। ये देखकर हिबिकी और भी डर जाता है। वो खुद को बचाने के लिए एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में छलांग लगा देता है, जिससे उसे और भी ज्यादा चोट लगती है। पर यहाँ भी हिबिकी की मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी एक ज़ोंबी आकर उस पर अटैक कर देता है। जब हिबिकी उस ज़ोंबी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो दंग रह जाता है। वो ज़ोंबी और कोई नहीं बल्कि उसका स्कूल फ्रेंड हीरो था, जो एक पुलिस ऑफिसर था। लेकिन अब उसका दोस्त ज़ोंबी बन चुका था, इसलिए वो हिबिकी को पहचान नहीं पा रहा था और उसे मारना चाहता था। ठीक उसी वक्त वहाँ 2 ऑफिसर्स आकर हिबिकी की जान बचा लेते हैं। वे असल में हीरो के सीनियर ऑफिसर्स थे, जिनका नाम दाइकी और शिंजी था। उन दोनों से हिबिकी को पता चलता है कि इन 4 दिनों में यहाँ के सभी लोग ज़ोंबी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। ज़ोंबी जिसे भी काट रहे हैं वो भी ज़ोंबी बन रहा है। वे ऑफिसर्स शहर के आसपास उन सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर रहे हैं जो अभी तक ठीक हैं। वे दोनों ऑफिसर्स हिबिकी को बचाकर एक शेल्टर ले जाते हैं। ऑफिसर्स को यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम ठप होने की वजह से वे सही वक्त पर लोगों
लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाए थे। अब शिंजी उन लोगों को बचाना चाहता था जो अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। शिंजी इसी इलाके का रहने वाला था, इसलिए वो अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। वो इस मिशन पर अकेले जाना चाहता था, पर बाकी ऑफिसर्स राजी नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर भी शिंजी के मनाने पर वे मान जाते हैं। रात होने के बाद भी जब शिंजी वापस नहीं आता तो सब फिक्र करने लगते हैं। ऐसे में हिबिकी खुद शिंजी को ढूंढने जाना चाहता है, पर ऑफिसर दाइकी उसे रोक देता है। वो कहता है कि एक एक करके जाकर खतरा बढ़ाने के बजाय अगर हम सब साथ मिलकर जाएं तो काम आसान होगा और नुकसान की गुंजाइश भी कम होगी। अगर किसी को कुछ हो भी गया तो दूसरे मदद कर पाएंगे। पर वे ये काम रात के अंधेरे में नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर वे खुद ही जोम्बी के चंगुल में फंस गए तो दूसरों को क्या बचाएंगे। इसलिए वे अगली सुबह रोशनी में निकलने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ वो रात गुजारना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अंधेरे में जोम्बी और भी ज्यादा एक्टिव हो गए थे। देखते ही देखते कुछ जोम्बी उनके शेल्टर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। अंदर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। हिबिकी और बाकी लोग जोम्बी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जोम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की फिराक में थे। इस अफरा तफरी में कई लोग घायल हो गए और उनके खून की महक से जोम्बी और भी ज्यादा खूंखार हो गए। पूरी रात इंसानों और जोम्बी के बीच जिंदा रहने की जंग चलती रही। अगली सुबह जो लोग बच गए थे वे उस शेल्टर को छोड़कर एक दूसरे ठिकाने पर आ जाते हैं। ये असल में एक अस्थायी हॉस्पिटल था जिसे पुलिस ने शेल्टर बनाया था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही हिबिकी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सी लाशें पड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ हिबिकी को अपनी गर्लफ्रेंड के कपड़े और उसका आईडी कार्ड मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नाम कुरुमी था जो एक इंटर्न डॉक्टर थी। इन चीजों को मिलने के बाद हिबिकी को पूरा यकीन हो जाता है कि कुरुमी को कुछ नहीं हुआ है और वो अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। वो कसम खाता है कि वो उसे ढूंढ कर रहेगा। रात को जब सब आराम कर रहे थे तभी उनमें से एक शख्स बाथरूम जाता है और उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि ढेर सारे जोम्बी हॉस्पिटल में इंसानों की गंध सूंघकर वहाँ पहुँच चुके हैं। वो डर कर हिबिकी को सब बताता है। हिबिकी सिचुएशन की गंभीरता को समझकर अपना धनुष बाण निकालता है और जोम्बी पर हमला शुरू कर देता है। पर जोम्बी इतनी ज्यादा तादाद में थे कि उनसे लड़ना मुश्किल हो रहा था। वे सब बाथरूम में छिपने की कोशिश करते हैं, पर जोम्बी दरवाजा तोड़ने पर आमादा थे। जिसे जहाँ रास्ता मिल रहा था वो वहाँ से भाग रहा था। बाहर भी जोम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। हिबिकी फिर से अपने तीरों से उन पर हमला करता है। अगले दिन जहाँ हिबिकी और बाकी लोगों ने पनाह ली थी वहाँ रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर हिबिकी तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। रेडियो पर और किसी की नहीं बल्कि हिबिकी की गर्लफ्रेंड कुरुमी की आवाज थी। कुरुमी बताती है कि उसने बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया है और उन्हें बचाने के लिए एक वैन में भरकर यहाँ से बहुत दूर ले जा रही है। ये सुनते ही हिबिकी पागलों की तरह उस गाड़ी की तरफ भागता है ताकि मुसीबत के वक्त वो कुरुमी के साथ रह सके। लेकिन जब वो बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि गाड़ी खाली है। हिबिकी को लगता है कि शायद मिलिट्री वाले आकर उन्हें ले गए होंगे क्योंकि पहले सबको मिलिट्री कैंप ही ले जाया जा रहा था। हिबिकी फैसला करता है कि कुरुमी जहाँ भी होगी वो उसे ढूंढ निकालेगा। रास्ते में हिबिकी को एक बुजुर्ग आदमी दिखता है जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। हिबिकी एक मैकेनिक था तो उसके लिए ये मामूली काम था और वो मदद के लिए नीचे उतरता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि वो बुजुर्ग आदमी अजीब बर्ताव कर रहा है। पास जाने पर पता चलता है कि उनके हाथ पर एक जोम्बी ने काट लिया है और वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वो धीरे धीरे एक खूंखार जोम्बी में बदलने वाले थे। अचानक वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। जब बाकी लोग उन्हें वहीं छोड़कर शेल्टर जाना चाहते हैं तब हिबिकी उन्हें अपने साथ ले आता है क्योंकि वो उनका इलाज करके उन्हें ठीक करना चाहता था। तभी वहाँ मिंजू नाम का एक लड़का बताता है कि उसकी बहन मिलिट्री के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। अगर वे मिलिट्री कैंप पहुँच जाएं तो शायद वहाँ नई वैक्सीन मिल जाए जिससे इन्फेक्टेड लोगों को ठीक किया जा सके। पर बुजुर्ग आदमी के पास वक्त बहुत कम था क्योंकि मिलिट्री कैंप काफी दूर था। देखते ही देखते उनकी हालत बिगड़ने लगती है और वो चिल्लाने लगते हैं। सब मिलकर उन्हें एक कुर्सी से मजबूती से बांध देते हैं ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाएं। हिबिकी का दोस्त हीरो उन्हें मारना चाहता है पर हिबिकी उसे रोक देता है। बुजुर्ग जोम्बी की चीखें सुनकर आसपास के और भी जोम्बी हॉस्पिटल के अंदर घुस आते हैं। हिबिकी अपनी जान जोखिम में डालकर उस बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर भागने की कोशिश करता है। वो हर हाल में उन्हें बचाना चाहता था क्योंकि अगर उन पर वैक्सीन काम कर गई तो और भी कई जानें बचाई जा सकेंगी। भागते वक्त अचानक हिबिकी बुजुर्ग के साथ नीचे गिर जाता है। वो बुजुर्ग देखता है कि हिबिकी उन्हें बचाने की कितनी कोशिश कर रहा है। वो निस्वार्थ होकर सबको अंदर भेजकर लोहे का दरवाजा बंद कर देता है और खुद बाहर खड़ा हो जाता है ताकि जोम्बी उस पर हमला करें और हिबिकी बच जाए। वो अभी पूरी तरह जोम्बी नहीं बना था, इसीलिए उसमें इंसानियत बाकी थी। हिबिकी दूर से ये सब देखकर रोने लगता है क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी वो उन्हें बचा नहीं पाया। इसके बाद थक हार कर सब मिलिट्री कैंप की तरफ निकलने के लिए तैयार होते हैं ताकि वैक्सीन ला सकें और खुद को सेफ रख सकें। ऑफिसर दाइकी उनके जाने का सारा इंतजाम कर देता है और सब खुश होते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है। दूर से एक गोली आती है और सीधे दाइकी के सीने में लगती है। दाइकी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है।
है। असल में कुछ मिलिट्री वालों ने ही उन पर गोली चलाई थी और वे हिबिकी और उसकी टीम को मारना चाहते थे। अपनी जान बचाने के लिए वे सब एक कंटेनर के अंदर छिप जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिलिट्री वाले उन्हें क्यों मारना चाहते हैं। सब बहुत हताश और उदास हो जाते हैं, पर वे वहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते थे। वे फैसला करते हैं कि चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े, वे मिलिट्री कैंप जरूर जाएंगे। जैसे ही वे दोबारा सफर शुरू करते हैं, एक ज़ॉम्बी उनके करीब आता है, जिसे हिबिकी की टीम की एक लड़की फुर्ती से चाकू मारकर ढेर कर देती है। इसके बाद सब मिलकर धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब रात के समय वे एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और फैसला करते हैं कि आज की रात यहीं गुजारेंगे। हिबिकी के लीडरशिप में सब बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक एक महिला दौड़ती हुई उनके सामने आती है। उसके गले पर किसी ने चाकू से हमला किया था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछ पाते, वो महिला वहीं दम तोड़ देती है। तभी वे गौर करते हैं कि मरने वाली महिला उनके देश की मशहूर एक्ट्रेस मिया थी। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर मिया को किसने मारा। इस घटना से वे थोड़े डर तो जाते हैं, लेकिन फिर भी रात वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बिल्डिंग में जो कुछ भी खाने पीने का सामान मिलता है, उसे खाकर वे रात काटते हैं। इतने लोगों की मौत देखने के बाद वे पत्थर दिल हो चुके हैं। अब किसी की मौत उन्हें थामती नहीं, बल्कि खुद को बचाने की हिम्मत देती है। अगले दिन जब हिबिकी और उसकी टीम बिल्डिंग से बाहर निकलती है, तो एक लड़का उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का उन्हें धमकाते हुए कहता है कि ये बिल्डिंग उसके इलाके में आती है, तो वे यहाँ क्यों आए। असल में वो लड़का कल रात से ही उनका पीछा कर रहा था। देखते ही देखते वो अपने साथियों के साथ हिबिकी की टीम पर हमला कर देता है। दरअसल इस तबाह हुई दुनिया में सरवाइव करने के लिए खाना और पानी बहुत जरूरी था, और ये लोग उन्हीं चीजों के लिए दूसरों को लूट रहे थे। मिंजू और हिबिकी की टीम उनका मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, जबकि उन लड़कों के पास हथियारों का पूरा जखीरा था। हिबिकी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने धनुष बाण से उन पर वार करता है और अपनी टीम को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब वो लड़के हिबिकी की टीम के एक मेंबर को निशाना बनाते हैं। उसे बचाने के चक्कर में हिबिकी की टीम का एक बंदा उन लुटेरों के सामने सरेंडर कर देता है। वे लोग उसे पकड़कर ज़ॉम्बी के एक सेल के पास हाथ पांव बांधकर छोड़ देते हैं। उन्हें पता था कि थोड़ी देर में ज़ॉम्बी इंसानी गंध पाकर वहां आएंगे और उसे चीर फाड़ देंगे। हिबिकी के पास वक्त बहुत कम था। वो वहां से निकलने के लिए एक प्लान बनाता है और अपने गले की चेन के साथ अपनी एंगेजमेंट रिंग का इस्तेमाल करके बेड़ियां काटने की कोशिश करता है। इसी छीना झपट्टी में उसकी कीमती अंगूठी छिटक कर दूर एक छोटी बच्ची के पास जा गिरती है। हिबिकी उस बच्ची से अंगूठी वापस मांगता है, लेकिन वो बच्ची उससे उल्टे सीधे सवाल करने लगती है। ये अंगूठी हिबिकी के लिए बहुत इमोशनल चीज थी, क्योंकि उसने कुरुमी के लिए इसे जान से लगा कर रखा था। हिबिकी और बहस न करते हुए जैसे ही अंगूठी लेने के लिए बाहर दौड़ता है, वो फिर से उसी लड़के के हत्थे चढ़ जाता है। वो लड़का हिबिकी पर पिस्तौल तान देता है, लेकिन हिबिकी उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि ये लड़का बुरा नहीं है, वो भी बस हालात का मारा है और अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा है। हिबिकी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हम सब बस जिंदा रहना चाहते हैं, तो फिर हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ये सुनकर वो लड़का अपनी पिस्तौल नीचे कर लेता है, लेकिन तभी कोई भागते हुए आकर उसे बताता है कि मिलिट्री उनके इस अपार्टमेंट के अंदर घुस चुकी है। ये खबर मिलते ही वे अपनी बाकी टीम की तरफ भागते हैं। असल में ये आर्मी का ही एक कैंप था, पर यहाँ वे आम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं देते थे। इस कैंप का असली मकसद सिर्फ ज़ॉम्बी वायरस की वैक्सीन तैयार करना था। खैर, वे फिलहाल उस बिल्डिंग को छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर जाने से पहले मिलिट्री वालों को उलझाने के लिए ज़ॉम्बीज को उनके सेल से बाहर छोड़ दिया जाता है। ज़ॉम्बी पागलों की तरह बाहर निकलते हैं और सीधे मिलिट्री वालों के सामने आ जाते हैं। मिलिट्री वाले भी अंधाधुंध फायरिंग करके ज़ॉम्बीज को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर सब बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वही छोटी बच्ची कुरुमी के पास पहुंचती है और उसे वो अंगूठी दिखाती है जो उसे मिली थी। अंगूठी देखते ही कुरुमी हैरान रह जाती है, क्योंकि उस रिंग पर उसका नाम खुदा हुआ था। जैसा कि हमें पता है, कुरुमी ही हिबिकी की गर्लफ्रेंड है, जिसे प्रपोज करने के लिए हिबिकी ने ये अंगूठी संभाल कर रखी थी। रिंग देखते ही कुरुमी समझ जाती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, हिबिकी यहीं कहीं आसपास है। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और चप्पा चप्पा छान मारती है। दूसरी तरफ हिबिकी बाथरूम के पास एक ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते देख उसे मारने ही वाला होता है। तभी कोई उसे रोक देता है। पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी उस लड़की का बॉयफ्रेंड था और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। ये मंजर देखकर हिबिकी बहुत इमोशनल हो जाता है। उसे बार बार कुरुमी की याद आने लगती है। फिर भी सबको बचाने के लिए हिबिकी हाथ में एक मशाल लेता है और ज़ॉम्बीज को डराकर सबको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद करता है। जैसे तैसे वे सब मिलिट्री कैंप से बाहर तो आ जाते हैं, पर बाहर निकलते ही हिबिकी और उसके दोस्त हीरो के बीच बहस शुरू हो जाती है। हीरो गुस्से में सबको छोड़कर अकेले जाना चाहता है, लेकिन चूंकि हिबिकी ने अपनी जान दांव पर लगाकर सबकी जान बचाई थी, इसलिए बाकी लोग उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सबको हिबिकी पर पूरा भरोसा था और वे उसी के साथ रहना चाहते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हीरो अकेले कैंप के बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर पड़ती है। वहाँ हिबिकी की गर्लफ्रेंड कुरुमी ने
हिबिकी के लिए एक मैसेज लिखा था, मैं मिलिट्री कैंप के अंदर हूँ। ये पढ़ते ही हीरो चिढ़ जाता है और जलन के मारे उस पर्चे को फाड़ देता है ताकि हिबिकी इसे कभी देख ना पाए। हीरो को इस बात का बुरा लग रहा था कि सब सिर्फ हिबिकी पर भरोसा क्यों कर रहे हैं। कुरुमी ने तो वो मैसेज इस उम्मीद में लिखा था कि हिबिकी उसे पढ़कर उसकी मदद के लिए आएगा, पर उसे क्या पता था कि उसका ये पैगाम हिबिकी तक पहुंचने से पहले ही मिटा दिया जाएगा। इधर हिबिकी अपनी पूरी टीम के साथ एक शिपयार्ड के जरिए कहीं दूर निकल जाने का प्लान बना रहा था। वे एक जहाज पर सवार हो जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ शायद ज़ोंबीज़ का आना जाना नहीं होगा और वे एकदम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कुछ ही देर में उनकी टीम के एक मेंबर को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। उसे तुरंत इमरजेंसी दवा की जरूरत थी। हालात बिगड़ते देख हिबिकी को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी टीम की जान बचाने के लिए शिपयार्ड से निकलकर फिर से उसी मिलिट्री कैंप जाने का फैसला करता है ताकि वहाँ से दवाइयाँ ला सके। हिबिकी की मदद के लिए टीम के कुछ और लोग भी साथ निकलते हैं। रास्ते में उन्हें 3 लोग सड़क के बीच पड़े मिलते हैं। पहले तो हिबिकी उन्हें ज़ोंबी समझता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वे असल में रिपोर्टर हैं जो ज़ोंबीज़ की रिपोर्टिंग करने आए थे। ज़ोंबीज़ से बचते बचाते वे बहुत कमजोर हो चुके थे और इस भगदड़ में अपनी बेटी को भी खो चुके थे। यहाँ एक अजीब इत्तेफाक होता है। जिस छोटी बच्ची से हिबिकी पहले मिला था वो इन्हीं रिपोर्टरों की बेटी थी। जब उन माँ बाप को ये पता चलता है तो बच्ची का पिता हिबिकी से हाथ जोड़कर मिन्नत करता है कि वो उन्हें कैंप के अंदर ले जाए ताकि वे अपनी बेटी को बचा सकें। हिबिकी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। वहाँ वो रिपोर्टर हिबिकी और उसकी टीम की एक फोटो भी खींच लेता है। अब मिंजू हिबिकी को जल्दी से दवा लाने के लिए कहता है। वे छिपते छिपाते मिलिट्री कैंप के हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं जहाँ बाहर कुछ ज़ोंबीज़ खड़े थे। उन्हें चकमा देकर अंदर जाना बहुत रिस्की था, इसलिए वे कुछ देर इंतजार करते हैं। फिर हिबिकी और मिंजू खिड़की तोड़कर अंदर घुसते हैं और दवाइयाँ चुरा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। ज़ोंबीज़ ने उन रिपोर्टरों पर हमला करके उन्हें मार डाला था। हिबिकी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर अपनी जान बचाने के लिए वे वहाँ से भागने लगते हैं। भागते वक्त कुछ ज़ोंबीज़ उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए हिबिकी एक बंद कमरे में छिप जाता है। शिप तक वापस पहुँचते पहुँचते वे दोनों काफी घायल हो चुके होते हैं, लेकिन दवा मिलने पर उनकी टीम का मेंबर जिसका नाम सुजुकी था उसकी तबीयत सुधरने लगती है और उसका अस्थमा शांत हो जाता है। अभी वे राहत की सांस ले ही रहे थे कि तभी कोई हिबिकी को अंदर बुलाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि उनकी टीम का एक लड़का जिसका नाम सातशी था वो एक ज़ोंबी की मदद करने गया था और उस ज़ोंबी ने उसे काट लिया है। अब सबको डर था कि सातशी के जरिए वायरस पूरी टीम में फैल जाएगा। शिपयार्ड में मौजूद हर कोई बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह सब किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, लेकिन कोई भी सातशी को साथ ले जाने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे ज़ोंबी ने काटा था। मगर हिबिकी उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई इलाज मिल जाए। लेकिन जैसे ही वे सातशी को ले जाने की तैयारी करते हैं उसकी हालत एकदम खौफनाक हो जाती है। सातशी पूरी तरह ज़ोंबी बन चुका था और उसके दिमाग से सारी यादें मिट चुकी थी। वो अपनी ही टीम के हिबिकी पर चाकू से हमला कर देता है। हिबिकी के पास अपनी जान बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचता और वो ना चाहते हुए भी सातशी पर पलटवार करता है और उसका गला घोंट कर उसे मार डालता है। इसके बाद वे सब एक लंबा रास्ता तय करके आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो सुरक्षित लग रही थी। उन्हें लगा कि यहाँ क्वारंटीन में रहकर वे फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। सब खुशी के मारे झूम उठते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी पल भर में मातम में बदल जाती है। जैसे ही वे सामने देखते हैं कांटेदार बाढ़ के उस पार हजारों ज़ोंबीज़ का तांडव चल रहा था। हिबिकी और उसकी पूरी टीम सन्न रह जाती है। वे इतनी दूर सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद में आए थे, लेकिन यहाँ भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। पूरी दुनिया के कोने कोने में ज़ोंबीज़ फैल चुके थे। हार मानकर वे फैसला करते हैं कि इससे बेहतर तो वो मिलिट्री कैंप ही था, क्योंकि वहाँ कम से कम दवाइयाँ और सर्वाइवल का सामान तो था। अगर वे वहाँ किसी कमरे में बंद होकर कुछ दिन काट लें तो शायद बच जाएं। तय प्लान के मुताबिक सब एक बार फिर छोटी सी नाव में सवार होकर मिलिट्री कैंप की ओर निकल पड़ते हैं। खुशनसीबी से उनकी नाव लहरों के साथ बहकर एक टापू के पास जाकर अटक जाती है। टापू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई ज़ोंबी नहीं है। जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक छोटा सा टूरिस्ट सेंटर मिलता है। इसे देखकर सबकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है कि शायद यहाँ कुछ दिन सुकून से कट जाएंगे। लेकिन पास पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पहले से ही एक दूसरी टीम ने पनाह ले रखी है। दूर से हिबिकी की टीम को देखकर वे लोग डर जाते हैं और अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लेते हैं। पर जब हिबिकी करीब पहुँचता है तो वो दंग रह जाता है। ये वही टीम थी जिसने उन पर मेडिकल कैंप में हमला किया था। हालांकि हालात को देखते हुए वे हिबिकी को कुछ नहीं कहते और कैंप के एक कोने में उन्हें अलग रहने की जगह दे देते हैं, क्योंकि अब हर कोई बस जिंदा रहना चाहता था। इस टीम का लीडर शुबेई नाम का शख्स था। कुछ देर बाद शुबेई की वाइफ हिबिकी को बुलाने आती है, क्योंकि शुबेई के पिता बहुत बीमार थे और उन्हें तुरंत दवा की जरूरत थी। हिबिकी को उन्हें देखकर बहुत दया आती है और वो शुबेई को बताता है कि मिलिट्री कैंप में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वे वहाँ जाकर ला सकते हैं। शुबेई अपने पिता के लिए जाने को तैयार हो जाता है। अगले दिन हिबिकी और शुबेई दवा लेने के लिए निकलते हैं। उनके साथ
टीम के कुछ और लोग भी स्वेच्छा से जुड़ जाते हैं। लंबा समुद्री रास्ता पार करने के बाद वे कैंप पहुंचते हैं। वे पीछे की कटीली बाड़ तोड़कर एक बंकर के रास्ते अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं। उन्हें बहुत संभल कर रहना था क्योंकि मिलिट्री वाले किसी भी इंसान को देखते ही गोली मार रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हर कोई इन्फेक्टेड है। आखिरकार शुभेई को अपने पिता के लिए दवा मिल जाती है। जब वे सावधानी से बाहर निकल रहे होते हैं तभी हिबिकी की नजर दूर बैठी एक लड़की पर पड़ती है। हिबिकी के होश उड़ जाते हैं। वो लड़की हूबहू कुरुमी जैसी दिख रही थी। वो बेहोशी की हालत में थी और तभी कोई उसे उठाकर ले जाने लगता है। हिबिकी को पक्का यकीन हो गया कि वो कुरुमी ही है। वो अपनी टीम को उस आदमी का पीछा करने को कहता है। वे उस आदमी के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देते हैं। हिबिकी शुभेई को दवा लेकर पिता के पास वापस भेज देता है, जबकि बाकी टीम हिबिकी के साथ ही रुकती है। लेकिन तभी कहानी में मोड़ आता है। जब हिबिकी कुरुमी को बचाने की कोशिश कर रहा था, मिलिट्री वालों ने उसे पकड़ लिया और बेहोश करके कुर्सी से बांध दिया। जब हिबिकी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने पिंजरों में जोम्बी बंद हैं, बिल्कुल पिछली बार जैसे हालात। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कुरुमी का बॉस उसे बताता है कि उसने कुरुमी से झूठ बोला था कि हिबिकी मर चुका है ताकि वो उसे कभी ढूंढे नहीं। उधर कुरुमी खुद भी बीमार पड़ चुकी थी। ऑफिसर लोग हिबिकी को जोम्बी रिसर्च के लिए एक सेल में बंद कर देते हैं और तभी कुछ जोम्बी हिबिकी पर हमला कर देते हैं। ऐन वक्त पर मिंजू वहाँ पहुँचता है और जोम्बी के सिर पर हमला करके हिबिकी की जान बचाता है। जोम्बी से बचते ही हिबिकी एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना कुरुमी को ढूंढने के लिए कैंप के कमरों की तरफ दौड़ता है। मिंजू उसे मना करता है पर हिबिकी पागल हो चुका था। ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में पहुँचता है और वहाँ हाथ बंधे हुए एक जोम्बी को देखकर चीख पड़ता है, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल वो जोम्बी हिबिकी की माँ थी। हिबिकी को लगता था कि उसके माँ बाप बचपन में ही मर चुके हैं। अपनी माँ को इस हालत में देख उसका दिल भर आता है और वो कुल्हाड़ी से उनके हाथों की रस्सी काट देता है। लेकिन जैसे ही वो आजाद होती हैं, वो इंसानी गंध पाकर सीधे हिबिकी पर झपट पड़ती हैं। हिबिकी किसी तरह अपनी माँ को खुद से दूर धकेलता है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर हिबिकी को एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बेहोश होने लगता है। दूसरी तरफ हिबिकी की माँ मिंजू पर हमला कर देती है। मिंजू जो हिबिकी को रोकने के लिए उसके पीछे आया था, अपनी जान बचाने के लिए उस जोम्बी से जी जान से लड़ता है और आखिर में चाकू मारकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो जोम्बी मरते मरते मिंजू के हाथ पर काट लेती है। मिंजू अपनी सुध बुध खोने से पहले हिबिकी को साथ लेकर वापस अपने शेल्टर पहुंचता है। जब हिबिकी को होश आता है तो पता चलता है कि जिस आदमी ने इंजेक्शन लगाया था वो हिबिकी की माँ को पहले से जानता था। असल में हिबिकी की माँ भी एक डॉक्टर थी और वे दोनों एक वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक एंटीवायरस भी बनाया था, लेकिन उनकी ये रिसर्च एक गैर कानूनी मेडिकल एक्सपेरिमेंट थी। शरीर में जाते ही इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से इंसान जोम्बी बन जाता था। हालांकि ये साफ नहीं था कि दुनिया में वायरस उनके उस वैक्सीन से फैला या किसी और वजह से। मिंजू को जब ये सच पता चलता है तो उसे एहसास होता है कि उसने जिस जोम्बी को मारा वो और कोई नहीं बल्कि हिबिकी की माँ थी। वो हिबिकी के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। हिबिकी को दुख तो होता है पर वो मिंजू को माफ कर देता है क्योंकि उसकी माँ अब इंसान नहीं रही थी और मिंजू ने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया था। हिबिकी देख सकता था कि मिंजू बहुत गिल्टी फील कर रहा है, इसलिए वो उसे सांत्वना देता है। लेकिन तभी हिबिकी की नजर मिंजू के हाथ पर पड़े जोम्बी के काटने के निशान पर पड़ती है। इसका मतलब था कि मिंजू का वक्त अब खत्म होने वाला है। मिंजू अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करता है कि वो मरने से पहले दुनिया की खूबसूरती और सूरज की रोशनी देखना चाहता है। सब मिलकर उसे समंदर के किनारे ले जाते हैं जहाँ सूरज डूब रहा था। मिंजू अपने फोन से उस आखिरी सूर्यास्त की फोटो खींचता है ताकि वो इसे अपनी बहन को दिखा सके। पर देखते ही देखते वायरस मिंजू के शरीर पर कब्जा कर लेता है और वो एक खूंखार जोम्बी में बदलने लगता है। सब उसे पकड़कर जमीन पर दबा लेते हैं ताकि वो किसी को काट न सके। सबकी आंखों में आंसू थे पर वे बेबस थे। कुछ देर तड़पने के बाद मिंजू की मौत हो जाती है। हिबिकी खुद को इस मौत का जिम्मेदार मान रहा था क्योंकि अगर वो कुरुमी की तलाश में पागल न होता तो मिंजू उसके पीछे नहीं आता और उसकी माँ उसे नहीं काटती। इस दुख में हिबिकी अब कुरुमी को भूल जाने का फैसला करता है। अगले दिन मिंजू को दफनाने के बाद वे देखते हैं कि कोई टापू पर उन पर नजर रख रहा है। पकड़े जाने पर पता चलता है कि वो हिबिकी का वही दोस्त हीरो है। हीरो बताता है कि वो मिलिट्री के साथ मिल चुका है और उन्हीं मिलिट्री वालों ने कैंप में बहुत से मासूमों को मार डाला है। ये सुनकर हिबिकी का खून खौल उठता है और वो अपने दोस्त को मारने दौड़ता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त इतना गिर सकता है। तभी कुछ मिलिट्री वाले वहाँ पहुंचकर हिबिकी की टीम के एक मेंबर को मार देते हैं। कानूई नाम का शख्स उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। हालात बिगड़ते देख शुभेई समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना खुदकुशी होगी। वो अपनी पत्नी को लेकर टापू छोड़ने का फैसला करता है। हिबिकी उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर शुभेई जाते जाते सबको आखिरी वार्निंग देता है, यहाँ ज्यादा देर मत रुको, तुम सबकी जान खतरे में है। ये सुनकर हिबिकी समझ जाता है कि मिलिट्री वाले पक्का उनके कैंप के आसपास ही मंडरा रहे हैं और वे किसी भी पल हमला कर सकते हैं। तभी अचानक हिबिकी को महसूस होता है कि कैंप में किसी पर हमला हुआ है। वो तुरंत अपना धनुष बाण उठाता है और मिलिट्री वालों को जवाब देने के लिए दौड़ पड़ता है। वहाँ पहुंचकर उसे दूर पेड़ों के
पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। हिबिकी को लगता है कि वो कोई मिलिट्री ऑफिसर है, इसलिए वो चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है और निशाना साध लेता है। लेकिन असल में वो लड़की और कोई नहीं, हिबिकी की गर्लफ्रेंड कुरुमी थी। कुरुमी जैसे ही वो जानी पहचानी आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिबिकी के हाथ से तीर छूट चुका था और वो सीधा जाकर कुरुमी को लगता है। कुरुमी वहीं जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर हिबिकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने ही हाथों अपनी जान से प्यारी गर्लफ्रेंड को शूट कर दिया है। वो सुध बुध खोकर धीरे धीरे कुरुमी की तरफ बढ़ता है। असल में कुरुमी एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी मिलिट्री के आदेश मानने पड़ते थे और वो उन्हीं के साथ काम करते हुए यहाँ तक पहुंची थी। जब हिबिकी कुरुमी को गोद में उठाकर जंगल से बाहर आता है तो सब दंग रह जाते हैं। मिलिट्री वाले जो हमला करने आए थे वे भी कुरुमी की हालत देखकर रुक जाते हैं और उसे तुरंत इलाज के लिए कैंप ले जाते हैं। खुशकिस्मती से कुरुमी की जान बच जाती है। इस घटना के बाद मिलिट्री वाले हमला बंद कर देते हैं, लेकिन हिबिकी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और जंगल में ही अकेला रह जाता है। इधर कुरुमी का इलाज कर रहे डॉक्टर को पता चलता है कि कुरुमी के शरीर में एंटीबॉडी बन गई है। दरअसल डॉक्टर बार बार टेस्ट के लिए कुरुमी का ही ब्लड ले रहे थे, जिसकी वजह से उसके शरीर ने वायरस से लड़ने की ताकत पैदा कर ली थी। दूसरी तरफ हिबिकी के कैंप का एक और साथी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसे बचाने के लिए इसी एंटीबॉडी की जरूरत थी। तब हिबिकी का दोस्त हीरो उसके पास आता है और कहता है, अगर उसे बचाना है तो मेरे पास एक प्लान है। हमें रेडियो के जरिए कुरुमी से कांटेक्ट करके एंटीबॉडी लेनी होगी। अगले दिन हिबिकी और हीरो एंटीबॉडी लेने के लिए निकलते हैं, पर वहाँ पहुँचते ही कुरुमी उल्टा हिबिकी पर ही हमला कर देती है। हिबिकी हक्का बक्का रह जाता है, पर असल में कुरुमी ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। मिलिट्री वालों ने उसे ऐसा करने का कमांड दिया था। हालांकि बाद में कुरुमी हिबिकी को बचाने के लिए वहाँ मौजूद ज़ोंबीज और मिलिट्री वालों पर ही पलटवार कर देती है। इतनी भाग दौड़ के बाद भी हिबिकी एंटीबॉडी नहीं ला पाता और खाली हाथ कैंप लौट आता है। वहाँ उसे हीरो से एक और सच पता चलता है। हीरो भी कुरुमी को पसंद करता था, इसीलिए उसने अब तक उन दोनों को मिलने नहीं दिया था। पर अब हीरो को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो कहता है कि अब से वो उनके बीच कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसने देख लिया है कि हिबिकी और कुरुमी का प्यार कितना सच्चा है। हिबिकी एक बार फिर दवाइयों की तलाश में मिलिट्री कैंप पहुंचता है, पर वहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सारे मिलिट्री ऑफिसर्स अजीब हरकतें कर रहे थे। वे सब के सब अब ज़ोंबी बन चुके थे। हिबिकी के मन में अब एक ही सवाल था कि आखिर मिलिट्री वालों का ये हाल कैसे हुआ? क्या उन्हें कोई दवाई नहीं दी गई थी या फिर उनके साथ कोई खौफनाक एक्सपेरिमेंट हुआ था? मिलिट्री कैंप के अंदर कुरुमी को देखा जाता है, जो बहुत हैरान होकर अपने बॉस की तरफ देख रही थी। उसका बॉस बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। असल में यहाँ वैक्सीन बनाने का असली मास्टरमाइंड वही था। वो साइको बॉस सोच रहा था कि उसने आखिरकार वैसी ही वैक्सीन बना ली है जैसी वो चाहता था। अब वो किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में रख सकता था। उसके इतने सालों की रिसर्च का फल उसे मिल गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने ये ज़ोंबी वायरस और वैक्सीन जानबूझकर बनाई थी और इसके पीछे की वजह थी उसकी मरी हुई पत्नी। वो इस वैक्सीन के जरिए अपनी बीवी को दोबारा जिंदा करना चाहता था। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो पूरी तरह सनकी हो चुका था। उसने ऐसी वैक्सीन तैयार की थी जिससे मरे हुए लोग भी ज़ोंबी बनकर जिंदा रह सकें। तभी वहाँ हिबिकी पहुंच जाता है। बॉस कुरुमी को ऑर्डर देता है कि वो हिबिकी पर चाकू से हमला करे। कुरुमी मजबूर थी, इसीलिए वो धीरे धीरे हिबिकी की तरफ बढ़ती है। हिबिकी ये देखकर दंग रह जाता है कि उसका प्यार उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर जैसे ही वो करीब पहुंचती है, कुरुमी के हाथ कांपने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी हिबिकी की नजर कुरुमी के गले की चेन पर पड़ती है और उसे वो अंगूठी दिख जाती है जो उस बच्ची को मिली थी। हिबिकी समझ जाता है कि कुरुमी को उसकी अंगूठी मिल गई है। वो उसे गले लगा लेता है और दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उन दोनों को साथ देखकर बॉस गुस्से से पागल हो जाता है। वो पास रखे कंटेनर पर गोली चला देता है, जिससे चारों तरफ खून के फव्वारे छूटते हैं और हिबिकी कुरुमी खून से लथपथ हो जाते हैं। खून की महक सूंघकर ज़ोंबी पागलों की तरह उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। हिबिकी और कुरुमी को लगता है कि अब बचना नामुमकिन है, इसलिए वे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। ठीक उसी पल हीरो अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ धावा बोल देता है। वे अंधाधुंध गोलियां चलाकर ज़ोंबीज को ढेर कर देते हैं और हिबिकी कुरुमी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ वो सन की बॉस अपनी पत्नी की लाश लेकर भागने की कोशिश करता है, पर अपनी ही बिछाई मौत के जाल में फंस जाता है। एक ज़ोंबी उसे काट लेता है। बॉस उस ज़ोंबी को तो मार देता है, पर अब वो खुद ज़ोंबी बनने वाला था, इसलिए हिबिकी उसके सिर में गोली मारकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर देता है। आखिरकार वे कुरुमी को सुरक्षित लेकर उस ज़ोंबी कैंप से बाहर आ जाते हैं। अब वो पूरा टापू सुरक्षित था और आसपास कोई ज़ोंबी नहीं बचा था। हिबिकी, कुरुमी और उनके साथी अब वहाँ शांति और सुकून से रहने लगते हैं और यहीं पर ये खौफनाक और जज्बाती कहानी खत्म हो जाती है।